हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्राणी जगत का एक संघ जिसका नाम है पोरीफेरा, जिसको हम स्पंज के नाम से भी जानते हैं। इसको अच्छे से हम इसके निचोड़ को आज की इस क्लास में हम आपको समझाने वाले हैं। मतलब यूं कह लें कि आज इस पोरीफेरा के हर एक पॉइंट को सीधे आपके ब्रेन में फिट करने वाले हैं। बट एक शर्त है, क्या शर्त है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस क्लास को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तब। ठीक है, चलिए आज से इस क्लास को शुरू करते हैं। तो एक बेसिक बातें मैं आपको बता दूं। बेसिक बात में क्या हो जाएगा, अगर आप किसी भी संघ की बात करते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी संघ हो, संघ पोरीफेरा से लेकर के संघ कार्डेटा तक कोई भी संघ हो, चाहे वो पोरीफेरा हो, चाहे वो सिलेंट्रेटा हो, चाहे वो आपका टीनोफोरा हो, प्लेटीहेल्मिंथेस हो, डोंट माइंड, कोई भी संघ हो, सबके लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल है। तो आप किसी भी संघ के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दो चीजें पढ़ना होगा। ठीक है, तब जाकर के वो संघ आपका कंप्लीट होगा, अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्या हो जाएगा, तो पहले में आप उसके पढ़ेंगे सामान्य लक्षण को। सामान्य लक्षण यानी कि बात करते हैं तो आप इसमें पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर को। जब तक आप किसी भी संघ के जनरल कैरेक्टर को नहीं पढ़ेंगे तब तक वो संघ पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, जनरल कैरेक्टर पढ़ते हैं तो आप बेसिक बेसिक बातें जान जाते हैं कि वो कैसा होता है, क्यों होता है, ये सभी जान जाएंगे। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा उदाहरण, क्योंकि बिना उदाहरण के आप सब कुछ याद तो कर सकते हैं लेकिन पहचानेंगे कैसे कि कौन सा जीव इसमें आएगा। यानी कि आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब अगर हम बात करते हैं इस पोरीफेरा संघ की, तो पोरीफेरा संघ जो है वो कैसे बना, नाम इसका पोरीफेरा क्यों पड़ा, स्पंज नाम क्यों पड़ा, बात इस पे आती है। तो अगर हम बात करते हैं जो पोरीफेरा है, ठीक है, यहां पर लिखता हूं मैं पोरीफेरा। पोरीफेरा की अगर हम बेटा बात करते हैं तो पोरीफेरा जो है वो दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला शब्द है जिसका मतलब होता है पोरोस, ठीक है, पहला शब्द है पोरोस, पोरोस जिसका मतलब होता है पोर, और इस पोर को हिंदी में हम कहते हैं छिद्र। पोर को हिंदी में क्या कहते हैं, छिद्र कहते हैं। दूसरा जो होता है बेटा वो होता है फेरर। क्या होता है, फेरर। फेरर का मतलब होता है टू बियर, यानी कि अगर हम बात करते हैं धारण करना। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप पोरीफेरा का डेफिनेशन बताइए, परिभाषा बताइए, तो आप सीधे से जवाब देंगे ऐसा जीव जिसके शरीर पर छिद्र पाया हो। यानी कि अगर हम बात करते हैं छिद्र धारण करने वाला जो शरीर होता है वो पोरीफेरा होता है। समझ में आया, ये बात समझ में आई। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं इस पोरीफेरा संघ के बारे में सबसे पहले किसने पढ़ा था, किसने इसे स्पंज कहा, क्योंकि पोरीफेरा को स्पंज कहते हैं। तो स्पंज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने कहा, किया। और हम बात करते हैं कि पोरीफेरा के बारे में सबसे पहले किसने अध्ययन किया। तो अगर हम बात करते हैं अरस्तु नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं, ठीक है, अरस्तु ने संघ पोरीफेरा के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किया और स्पंज शब्द का प्रयोग किया। स्पंज शब्द का प्रयोग किया। बात समझ में आया कि अरस्तु नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले पोरीफेरा संघ के बारे में अध्ययन किया और उसके लिए स्पंज शब्द का प्रयोग किया। दैट इज क्लियर, क्लियर। आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट में हम क्या देखेंगे, अगला पॉइंट जो हमारा होगा उसमें क्या होगा। अगले पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो जो पोरीफेरा संघ है जिसके बारे में अरस्तु ने सबसे पहले पढ़ा और स्पंज नाम दिया, इस संघ को प्राणी जगत में स्थान किसने दिया। कोई तो होगा जो कहेगा कि भाई यहां से उठ चल, यहां मैं तुझको स्थान देता हूं तो यहां पर रह ले। ठीक है, कोई तो होगा। तो है एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एलिस। ठीक है, एलिस ने क्या किया,
संघ पोरीफेरा को जंतु जगत में स्थान दिया। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, एलिस। एलिस ने संघ पोरीफेरा को जंतु जगत, जिसको हम प्राणी जगत के नाम से जानते हैं, जगत में स्थान दिया। बात समझ में आई भैया? ये 2 पॉइंट होगी। अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इस पोरीफेरा संघ की स्थापना किसने की? बात यहां पर देखो, क्लियर मैं बताना चाहता हूं, क्लियर बता दूं मैं आपको, तो पोरीफेरा के संघ के अंदर जितने भी जीव आते हैं उन जीवों के बारे में पढ़ा था अरस्तु ने, और इन जीवों को स्थान दिया था जंतु जगत में एलिस ने। लेकिन पोरीफेरा संघ की स्थापना किसने की थी, इसकी नींव किसने डाली थी, इसकी बात करते हैं। तो एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ग्रांट। तो रॉबर्ट ग्रांट ने क्या किया था, 1825 ईस्वी में संघ पोरीफेरा की स्थापना की थी। रॉबर्ट ग्रांट स्टेबलाइज्ड फाइलम पोरीफेरा इन 1825। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्थापना किसने की पोरीफेरा की, तो एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ग्रांट। रॉबर्ट ग्रांट ने सन 1825 में संघ पोरीफेरा की स्थापना की। संघ पोरीफेरा की स्थापना किया। ये बातें समझ में आई? अच्छी है। अगर समझ में आ गई तो आप फटाक से इसको नोट कीजिए, ताकि मैं आगे की बातों को लिख सकूं और आपको समझाने की पूरी कोशिश कर सकूं, ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे की बातों को मैं बताता हूं आपको। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ, परिचय हुआ। अभी देखो क्या पढ़ना है। अब यहां से आपकी मेन पोरीफेरा के बारे में शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, सामान्य लक्षण। ठीक है, किसी भी संघ के बारे में सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, सामान्य लक्षण, यानी कि जनरल कैरेक्टर को देखना है। तो आपको पिछले क्लास की बातें अगर याद होगी तो हमने आपको पढ़ा था वर्गीकरण का आधार। ठीक है, प्राणी जगत के वर्गीकरण का आधार पढ़ा था, जो आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला हेडिंग है। ठीक है, तो प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार में मैंने आपको 7 पॉइंट बताया था। नंबर 1 पर मैंने आपको बताया था उसका समिति, दूसरे नंबर पर बताया था जन्म स्तर की संख्या, तीसरे नंबर पर बताया था मैंने देह प्रारूप, उसके बाद देह गुहा, पृष्ठ रज्जु, खंडी भवन। इन 7 पॉइंट के बारे में मैंने आपको वहां पर बताया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो इन 7 पॉइंट से ही केवल काम नहीं चलने वाला है। ये 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 7 पॉइंट को एग्जाम में लिखते हो, पास तो हो जाओगे, अच्छा खासा नंबर भी मिल जाएगा। लेकिन आप अगर कंपटीशन लेवल की पढ़ाई पढ़ना चाहते हो तो इन 7 पॉइंट से काम नहीं चलेगा। आपको कुल पढ़ना पड़ेगा 11 से 12 पॉइंट। 11 से 12 पॉइंट में क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले अगर हम सामान्य लक्षण की बात करते हैं तो सामान्य लक्षण में पढ़ना पड़ेगा इसके आवास के बारे में। ठीक है, ये कहां पाया जाता है, इसका घर कहां होता है। जैसे हमारा आपका घर है ना, अपने घर में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो संघ पोरीफेरा के जीव होते हैं, इनका आवास कहां होता है, ये कहां पाए जाते हैं। तो पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं यहां पर सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण यानी कि बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको पहली पॉइंट ये पढ़ने पड़ेगी, सभी के अंदर बात करें, सभी फाइलम की बात करें, चाहे वो फाइलम पोरीफेरा हो, चाहे वो फाइलम टिनोफोरा हो, चाहे वो फाइलम कार्डेटा हो, चाहे कोई सा भी फाइलम हो, सबके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा आवास। पहली पॉइंट जो आएगी आपकी वो आएगी आवास, यानी कि ये रहते कहां पर है, इनका हैबिटाट क्या है, ये कहां पर पाए जाते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं इसके हैबिटाट की, हैबिटाट में अगर हम बात करते हैं तो जितने भी स्पंज होते हैं, जितने भी पोरीफेरा संघ के सदस्य होते हैं, सबके सब
जलीय होते हैं। क्या होते हैं? तो सभी स्पंज जलीय होते हैं। क्या होते हैं? सभी स्पंज जलीय यानी कि जल में पाए जाते हैं, जलीय होते हैं। बात समझ में आई? सभी स्पंज क्या होते हैं? जलीय होते हैं। इसमें अधिकांशतः अगर हम बात करते हैं, जो अधिकांश जीव होते हैं वो क्या होते हैं? समुद्र जल में पाए जाते हैं, तथा जो कुछ होते हैं वो पाए जाते हैं आपके स्वच्छ जल में। जैसे कि स्पंजिला जो होता है वो स्वच्छ जल में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अधिकांशतः क्या होता है? अधिकांशतः ये समुद्र जलीय होते हैं। उदाहरण की बात कर लूं मैं यहां पर, उदाहरण देख लीजिए आप। उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में समुद्र जल में क्या आ जाएगा? यूप्लैक्टेला। यूप्लैक्टेला क्या होता है भैया? समुद्र जली होता है, ये समुद्र में पाया जाता है। और इसके बारे में अगर हम खास बात कहते हैं तो यूप्लैक्टेला के बारे में एक खास बात मैं बताऊं आपको, तो इसको जापान में सिंबल ऑफ लव कहते हैं। सिंबल ऑफ लव यानी कि प्रेम की निशानी मानते हैं इसको। जैसे अपने इंडिया में क्या करते हैं? किसी को प्रपोज करने के लिए, किसी को गिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं? गुलाब का उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जापान में सिंपल था, गुलाब की जगह पर यूप्लैक्टेला दे करके उसको प्रपोज करते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बताते हैं तो जो कुछ जीव होते हैं, पोरीफेरा के स्पंज के कुछ जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वच्छ जलीय होते हैं। ठीक है, कुछ क्या होते हैं? कुछ स्वच्छ जलीय होते हैं। फटाक से मैं आपको बताऊंगा, हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर हम बात करते हैं जलीय में, उदाहरण की बात करते हैं, कौन सा जीव जलीय होगा इसकी उदाहरण की बात करते हैं तो एक आता है जिसका नाम है स्पॉन्जिला। ठीक है, स्पॉन्जिला जो होता है भाई वो जलीय होता है, लेकिन स्वच्छ जल में पाया जाता है। बात समझ में आई? इसके आवाज को कंप्लीट कर लिया आपने क्या? जितने भी स्पंज होते हैं सबके सब जलीय होते हैं, कुछ समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। दोनों के मैंने एक एक उदाहरण बता दिए। समुद्र में पाया जाने वाला यूप्लैक्टेला है, जिसको जापान में सिंबल ऑफ लव के नाम से जानते हैं, और कुछ स्वच्छ जलीय होते हैं जिसका उदाहरण मैंने स्पंजिला बताया। फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर आगे की पॉइंट को बताता हूं मैं। अगले पॉइंट में आपको जो मैं बताने वाला हूं बेहद खास, बेहद अच्छी चीजें हैं। वो है आपका यहां पर इसकी आकृति एवं आकार। दूसरा पॉइंट क्या है? आकृति एवं आकार। आकृति एवं आकार यानी कि बात करते हैं शेप एंड साइज की बात करते हैं। देखो भाई, शेप एंड साइज की बात करते हैं तो जो अधिकांशतः स्पंज जो होते हैं, इनके जो शरीर की आकार होती है, शरीर की जो आकार होती है वो होती है 1 से 200 सेमी। ठीक है, 1 से 200 सेमी लंबा। इस बात को आप याद कीजिएगा, 1 से 200 सेमी लंबा ये हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसकी आकृति कैसी होती है, कैसे दिखाई देते हैं, तो देखिए भैया ये जो होते हैं ये गोलाकार भी हो सकते हैं, गोलाकार भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं? ये वृत्ताकार भी हो सकते हैं, वृत्ताकार। ठीक है, दोनों सिमिलर लग रहे हैं, सॉरी, गोलाकार वृत्ताकार दोनों सेम है, जिसको हम गोलाकार या वृत्ताकार कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? नालवत। नालवत का मतलब क्या होता है? नलिकाकार। नलिकाकार भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये प्याले नुमा भी हो सकते हैं, प्याले नुमा यानी कि एक प्याला के जैसे, जैसे प्लेट होता है ना, उस प्लेट के आकार का भी हो सकता है। और तथा ये क्या हो सकता है? कीप नुमा। कीप नुमा
आप सब घर में देखोगे ना, कुप्पी जिसको गांव में कहते हैं, कुप्पी जिससे तेल डाला जाता है उसको कीप कहते हैं। उस कीप के आकार की हो सकती है, और अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो आकृति होती है वो अनियमित भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? अनियमित। अनियमित का मतलब क्या होता है भैया? इसकी आकृति कभी कभी अनियमित हो जाती है, कोई फिक्स नहीं हो सकती है, होती है। बात समझ में आई? तो फटाक से आप इसको नोट कीजिए ताकि अगले पॉइंट को मैं बताऊं। अगले पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो यहां से शुरू होता है आपके वर्गीकरण के आधार की 7 बातें। ठीक है, तो यहां पर जो पढ़ेंगे आप वो पढ़ेंगे वर्गीकरण के आधार में। ठीक है, जो आपने पढ़ा था कल, वर्गीकरण की आधार, आपने वर्गीकरण के आधार पढ़ा था कल। तो वर्गीकरण के आधार में आपने 7 चीजें देखा था। सम्मिति देखा था, जन्म स्तर की संगठन देखा था, सम्मिति देखा था, जन्म स्तर की संख्या देखा था, देह प्रारूप, देह गुहा, खंडी भवन, पृष्ठ रज्जु देखा था। तो अगर हम बात करते हैं इसमें नंबर 1 पर वर्गीकरण के आधार पर अगर हम वर्गीकरण के आधार पर अगर हम बात करते हैं पोरीफेरा के लक्षण की, तो नंबर 1 पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें संगठन कैसा पाया जाता है? संगठन की बात करते हैं, यानी कि बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इसमें जो संगठन होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है। समझिएगा बेटा, जो संगठन होता है इसमें कैसा होता है? कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। संगठन कैसा पाया जाता है? कोशिकीय स्तर का पाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहां पर प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को करती है। ठीक है, किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि भैया आप आओ हमारे साथ मिलो तब जाकर के काम करो। नहीं, आपको जो करना है, श्वसन करना है आप श्वसन कीजिए, आपको उत्सर्जन करना है आप उत्सर्जन कीजिए, आपको वृद्धि करना है तो आप वृद्धि कीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप स्वतंत्र होकर के अपना काम कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है? कोशिकीय स्तर के संगठन में होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी सम्मिति, तो दूसरे नंबर पर आपने पढ़ा था वर्गीकरण के आधार में सममिति, जिसको हम सम्मित कहते हैं, यानी कि बात करते हैं हम सेमेट्री की बात करते हैं। तो हमने आपको वहां पर 3 प्रकार की समिति बताई थी। पहला बताया था असमित समिति, दूसरा बताया था अरीय समिति, और तीसरा बताया था द्विपार्श्व समिति, जिसका हमने एक बहुत बेहतरीन तरीके से उदाहरण भी बताया था। अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें किस प्रकार की समिति पाई जाती है, तो इसमें जो समिति होती है वो असमित होती है। असमिति, बड़ा सा लिखो, मैं थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। असमिति सम्मित पाया जाता है। अर्थात अगर हम बात करते हैं, एक स्पंज लेते हैं एग्जांपल में, जैसे कि ये स्पंज है। ठीक है, इसका भी एग्जांपल मैंने कल आपको बताया था, यही एग्जांपल लिया था मैंने। अब अगर हम बात करते हैं इस स्पंज की, तो असमित सम्मत का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी जीव को किसी भी प्लान से काटिए, किसी भी डायरेक्शन से काटिए, वो 2 बराबर भागों में नहीं बंटने वाला है। सपोज दैट अगर हम बात करते हैं इसको यहां से काट दें, तो क्या दोनों तरफ का जो पार्ट है वो सिमिलर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर तो कुछ अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर क्या है? एक ग्रोथ निकला हुआ, ठीक है, एक उभार निकला हुआ है। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसको हम ऐसे काट दे, तो क्या दोनों तरफ का सिमिलर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप चाहे जिस एंगल से काट लो, इसके अंदर जो सम्मिति होती है वो क्या होती है? असम्मिति होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा तीसरे नंबर पर, तो इसमें तीसरे नंबर पर आ जाएगा जन्म स्तर की संख्या। ठीक है, जन्म स्तर की संख्या, जन्म स्तर की संख्या की बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ जर्म लेयर। नंबर ऑफ जर्म लेयर की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ जर्म लेयर की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो स्पंज प्रथम बहुकोशिकीय द्विकोरक यानी कि द्विस्तरीय जंतु है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो स्पंज होता है उसमें अंतर चर्म और बाह्य चर्म पाया जाता है, मध्य चर्म नहीं पाया जाता। तो हम लिखेंगे यहां पर कि स्पंज
प्रथम बहुकोशिकीय, प्रथम बहुकोशिकीय द्विकोरक, द्विकोरक जीव या जंतु है, जंतु है। बात समझ में आया? प्रथम द्विकोरक जंतु है। द्विकोरक का मतलब क्या होता है भाई? इसमें बाह्य स्तर पाया जाएगा और अंतर स्तर पाया जाएगा, मध्य स्तर नहीं पाया जाएगा। समझ में आया? दिमाग में एकदम फिट कर लो, जाना नहीं चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो सॉरी चौथे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट तो मैंने बता दिया। चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो चौथे पॉइंट में आ जाएगा देह प्रारूप। ठीक है, देह प्रारूप। अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो आप पिछले क्लास को देखेंगे तो आपको अच्छे से ये क्लास समझ में आ जाएगा। बॉडी प्लान की बात करते हैं, इसमें किस प्रकार की बॉडी प्लान पाई जाती है। बॉडी प्लान की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? हमने वहां पर 3 प्रकार के देह प्रारूप बताया था। पहला था कोशिका एकत्रीकरण, यानी कि यहां पर ढेर सारी कोशिकाएं तो होंगी लेकिन कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक का निर्माण नहीं करने वाली है और प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेंगी। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन सब कुछ स्वतंत्र होकर करेगी। दूसरा हमने बताया था आपको देह प्रारूप में अंधकोश, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो किसी भी जीव के अंदर केवल और केवल एक ही गुहा पाई जाएगी जिसको हम जठरांत गुहा कहते हैं। तीसरा बताया था मैंने नलिका के अंदर नलिका। लेकिन अगर हम बात करते हैं संघ पोरीफेरा की, तो संघ पोरीफेरा के अंदर जो आपका देह प्रारूप होगा वो होगा कोशिका एकत्रीकरण। ठीक है, क्या होगा? कोशिका एकत्रीकरण। क्या है? कोशिका एकत्रीकरण। अर्थात अगर हम बात करते हैं तो सभी कोशिकाएं क्या होंगी? स्वतंत्र रूप से श्वसन करेंगी, पाचन करेंगी, उत्सर्जन करेंगी, वृद्धि करेंगी, इत्यादि करते जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 5वें नंबर पर, तो 5वें नंबर पर आपका आ जाता है देह गुहा, जिसको हम कहते हैं बॉडी सिलोम। बॉडी सिलोम के बारे में भी बताया था हमने। सिलोम को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, सिलोम के आधार पर समस्त जीवों को 3 भागों में बांटा गया था, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट, यानी कि अगुही, कूटगुही, प्रगुही में बांटा गया था। तो अगुही की बात करते हैं तो अगुही में क्या था भैया? यहां पर किसी भी प्रकार की गुहा नहीं पाई जाती थी। कूटगुही की बात करते थे, गुहा के जैसी संरचना पाई जाती थी लेकिन वास्तविक गुहा नहीं होती थी। प्रगुही की बात करते थे, यहां पर गुहा वास्तविक प्रकार से पाई जाती थी। अब इस बात ये आती है कि संघ पोरीफेरा के जो जंतु है वो अगुही है, कूटगुही है या प्रगुही है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर गुहा नहीं पाई जाती है। अर्थात अगर हम बात करते हैं जितने भी संघ पोरीफेरा के जंतु होते हैं सबके सब क्या होते हैं? अगुही होते हैं। क्या होते हैं? अगुही। यानी कि बात करते हैं तो ये होते हैं असिलोमेट ना। इनके शरीर में क्या होता है? छिद्र पाया जाता है। इनके शरीर में क्या होता है? छिद्र पाया जाता है और वो छिद्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आस्टिया होता है, दूसरा क्या होता है? अपवाही रंध्र या छिद्र होता है। अगर हम बात करते हैं तो लिखेंगे हम यहां पर इनका शरीर छिद्र युक्त होता है। छिद्र युक्त होता है और वो भी जो छिद्र होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक ऑस्टिया होता है जो सबसे ऊपर की ओर पाया जाता है। ठीक है, ये जो पाया जा रहा है इस संरचना को हम कहेंगे ऑस्टिया, ऑस्टिया कहेंगे। इस छिद्र को क्या कहेंगे? हम ऑस्टिया कहेंगे। और इनके शरीर पर जो इस प्रकार से छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे को, इसको हम कहेंगे अपवाह रंध्र या छिद्र कहेंगे। बात समझ में आई? तो यहां पर छिद्र भी 2 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आई? चलो अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। अगले पॉइंट में अगर हम 6वें नंबर पर बात करते हैं तो 6वें नंबर पर हमने वर्गीकरण के आधार ने बताया था आपको खंडी भवन के बारे में। खंडी भवन, इसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो क्या इसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो जितने भी संघ पोरीफेरा के जंतु होते हैं इसमें खंडी भवन नहीं पाया जाता, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। तो इसको हम कह देंगे साफ साफ बातों में कि ये खंड युक्त नहीं होते हैं, इसमें कूट खंडी भवन पाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं लिखेंगे यहां पर ये खंड युक्त नहीं होते हैं, ये खंड युक्त नहीं होते हैं। बात समझ में आई? आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे में क्या हो जाएगा?
आगे में जो हमने 7वें नंबर पर वर्गीकरण का आधार बताया था, तो 7वें नंबर पर हमने बताया था पृष्ठ रज्जु। पृष्ठ रज्जु, अब हमने बताया था पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकार्ड की बात करते हैं। नोटोकार्ड की बात करते हैं तो बेटा देखो, नोटोकार्ड के बारे में हमने दो बातें बताई थी। पहली बात ये थी जिसको हम कहते थे अरज्जु की, जिसके अंदर क्या हो जाए, रीढ़ की हड्डी यानी कि जो नोटोकार्ड है वो नहीं पाया जाए। और दूसरा हमने बताया था रज्जु की, जिसमें रीढ़ की हड्डी यानी कि नोटोकार्ड पाया जाए, वो जन्म से ही उपस्थित हो। अब अगर हम बात करते थे, हमने आपको एक और बात बताई थी, संघ पोरीफेरा से लेकर के संघ हेमिकार्डेट तक जितने भी जंतु आते हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, अरज्जु की यानी कि नॉन कार्डेटा में आ जाएंगे। और एक जो आखिरी बचता है 11वां संघ, जिसको हम कार्डेटा कहते हैं, तो उसका नाम ही है कार्डेटा, यानी कि उसमें क्या होगा, रज्जु पाया जाएगा, तो वो हो जाएगा रज्जु की। बात समझ में आई? तो अगर हम बात करते हैं पृष्ठ रज्जु के आधार पर संघ पोरीफेरा को कहां रखा गया है, तो पृष्ठ रज्जु के आधार पर संघ पोरीफेरा को अरज्जुकी में स्थान दिया गया है। कहां पर दिया गया है, अरज्जुकी। ये क्या होते हैं, अरज्जुकी होते हैं। बात समझ में आई? अच्छी है। यानी कि ये क्या होते हैं, नॉन कार्डेट होते हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे आपको, तो आप फटाक से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट सभी आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी का 3 पॉइंट है वो भी बता रहा हूं, वो भी याद हो जाएगा। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट में, तो अगले पॉइंट में आपको मिल जाएगा जो नंबर 5वां है, 5वें में आपको मिल जाएगा पाचन। इसमें किस प्रकार का पाचन पाया जाता है, यानी कि डाइजेशन की बात करते हैं हम, किस प्रकार का पाचन पाया जाता है। तो देखो, यहां पर जो पाचन होता है वो अंतःकोशिकीय होता है तथा खाद्य धानियों में होता है। ठीक है, तो इसमें पाचन कैसा होता है, पाचन इसमें अंतःकोशिकीय होता है, कोशिका के अंदर होता है। तो सीधी सी बात है, पाचन कैसा होता है, अंतः कोशिकीय। पाचन कैसा होता है, अंतःकोशिकीय होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं 6वें नंबर पर बात करते हैं तो उत्सर्जन। उत्सर्जन जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन की बात करते हैं। तो किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को ये शरीर से बाहर कैसे निकालेगा, किसी भी अपशिष्ट पदार्थ यानी कि गंदे पदार्थ को ये शरीर के बाहर कैसे निकालेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन जीव द्रव्य कला की सहायता से विसरण क्रिया के द्वारा होता है। यानी कि इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। अगर हम बात करते हैं कैसे निकालेगा, तो उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन लिखेंगे मैं यहां पर, उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन, उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन जीव द्रव्य कला के द्वारा विसरण प्रक्रिया से होता है, विसरण प्रक्रिया से होता है। तो सबसे खास बात यह है जो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पोरीफेरा संघ के जंतुओं के अंदर उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं उत्सर्जी पदार्थ की बात करते हैं, उत्सर्जी पदार्थ की बात करते हैं, तो उत्सर्जी पदार्थ में आपको यहां पर अमोनिया मिलेगा, इसको हम कहते हैं NH3 मिलेगा। अब बात आती है आपके यहां पर, इसमें श्वसन किस प्रकार का होता है। श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन किस प्रकार का होता है, इसको हम कहते हैं रेस्पाइरेशन। श्वसन की बात करते हैं, श्वसन किस प्रकार का होता है। इसमें जो श्वसन होता है भाई, वो जीव द्रव्य कला की सहायता से विसरण विधि से द्वारा होता है। ठीक है, उत्सर्जन हो या श्वसन हो, दोनों जीव द्रव्य कला के द्वारा होगा और विसरण विधि के, विसरण प्रक्रिया के द्वारा होगा। यानी कि श्वसन कैसा होता है, तो जीव द्रव्य कला की सहायता से, जीव द्रव्य कला की सहायता से होता है। अब आपका आखिरी पॉइंट बचता है यहां पर, इसमें जनन कैसे होता है, ये अपनी संख्या को कैसे बढ़ाते हैं, ये अपनी संतति को कैसे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा लाइट कट गया था बट आ गया। देखो आगे हम बात करते हैं इसमें जनन की।
जनन कैसे होती है, कैसे ये अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं उसकी बात करते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो नर और मादा होते हैं वो पृथक नहीं होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी अर्थात मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, एक ही शरीर में पाए जाते हैं। इनमें जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जनन कैसा होता है इसमें, तो इसमें जनन जो होता है वो लैंगिक भी होता है, लैंगिक भी होता है और क्या होता है अलैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से। यानी कि बात करते हैं तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। इतनी बातें समझ में आई। तो अगर हम बात करते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें युग्मक संलयन के द्वारा होता है, युग्मक संलयन, यानी कि बात करते हैं गैमीट फ्यूजन के द्वारा होता है, गैमीट फ्यूजन के द्वारा होता है। और अगर हम बात करते हैं अलैंगिक जनन कैसे होता है बेटा, तो अलैंगिक जनन जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा। यानी कि बात करते हैं तो इसमें एक उभार निकलता है जो आगे चल करके अलग हो जाता है, अलग होने के बाद एक स्वतंत्र जीव का निर्माण कर लेता है, इसको हम कहते हैं मुकुलन। अब बात यहां पर आती है कि सर जी अब आपने इतना सब कुछ पढ़ा दिया तो उदाहरण भी बता दीजिए। जी हाँ, जरूर हम उदाहरण बताएंगे। देखिए अब अगर हम बात करते हैं उदाहरण की, उदाहरण की बात करते हैं तो संघ पोरीफेरा में उदाहरण क्या क्या आ जाएगा। देखो उदाहरण की बात करते हैं तो दो उदाहरण तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, एक यूप्लेक्टेला और एक स्पंजिला। दो उदाहरण अभी आप देख लीजिए। पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइकॉन, जिसको हम साइफा के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा यूप्लेक्टेला। तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्पंजिला, स्पंजिला। और इसके बाद आगे हम बात करते हैं जो आपका अगले मिल जाएगा वो हो जाएगा हाइलोनेमा। आपके एनसीईआरटी में केवल दो दिया गया है, साइकॉन और हाइलोनेमा। यूप्लेक्टेला स्पंजिला आप याद रखिए, हाइलोनेमा। बातें समझ में आई तो अच्छी है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर जी क्लास बहुत अच्छा लगा, हमको याद हो गया है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं वहां पर आपकी दिक्कत को दूर करने की कोशिश करूंगा, अच्छे से आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। बस आप इतना जानते रहिएगा, लगातार काम करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगा। ठीक है, बी कंटिन्यू, कीप वॉचिंग एंड गेट सक्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।